हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़े हैं क्षारीय मृदा धातुएं, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और आज देखने वाले हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज हम कई दिनों से देख रहे हैं, तो आज केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखने वाले हैं हाइड्रोजन से अभिक्रिया, ठीक है। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन्स क्या होती हैं बेटा? हाइड्रोजन्स क्या होती हैं? देखो, हम हाइड्रोजन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये होती हैं FClVrI, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन, ठीक है। जो ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं, फौरन केले बरसाओ, स्पेक्टर अटेंड करेगा, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं इन सारे एलिमेंट्स को। अगर इन एलिमेंट्स की अभिक्रिया या हाइड्रोजन की अभिक्रिया हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से कराते हैं तो जो क्या बनता है? तो बेटा ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है और इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन एलिमेंट से करा रहे हैं, तो हमें प्राप्त होता है MX2, बोलेंगे मेटल हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको? मेटल हैलाइड, ठीक है। अब मान लीजिए जो हाइड्रोजन, जो हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, सारे एलिमेंट्स को लिख लें अगर हम, तो क्या होगा? देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप हो गया राजी। ये सब क्या है? ये ग्रुप नंबर 2 के तत्व हैं, ग्रुप नंबर 2 के तत्व हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, ठीक है। अब इनकी क्रिया अगर हैलाइड से कराते हैं, हाइड्रोजन से कराते हैं, तो क्या बनता है? मेटल हैलाइड। तो यहाँ बनेगा बेरिलियम हैलाइड, VeX2। ये सारे एलिमेंट्स बन सकते हैं, सारे ये यौगिक बन सकते हैं, ठीक है बेटा। एलिमेंट्स नहीं, यौगिक बन सकते हैं, ठीक है। ये बेरिलियम हैलाइड है, मैग्नीशियम हैलाइड है, कैल्शियम हैलाइड है, स्ट्रोंशियम हैलाइड है, और ये बेरियम हैलाइड है। इसमें से हम देखते हैं जो पहला हैलाइड हमारा प्राप्त होता है, ये पहला हैलाइड, ठीक है, ये कोवालेंट नेचर का होता है, कोवालेंट नेचर का होता है, कोवालेंट, ठीक है। कोवालेंट बॉन्ड होता है इसमें, कोवालेंट नेचर का होता है, कोवालेंट नेचर का होता है। कोवालेंट का मतलब होता है बेटा, इसको बोलते हैं हिंदी में सहसंयोजी। क्या बोलते हैं? सहसंयोजी। सहसंयोजी प्रकृति का होता है, सहसंयोजी प्रकृति का होता है, सहसंयोजी बंध उसमें होते हैं। लेकिन जिसके नीचे जो भी ये हैं हैलाइड्स, ये मेटल हैलाइड सारे के सारे ये होते हैं आयनिक नेचर के। कैसे होते हैं बेटा? ये आयनिक नेचर के होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। और बात ये आती है आखिर ये कोवेलेंट नेचर का सर क्यों है? क्योंकि जो यहाँ पर बेरिलियम है वो बहुत छोटी साइज का होता है, स्मॉल साइज का होता है, इस पर हाई चार्ज होता है और इसकी ध्रुवण क्षमता भी अधिक होती है, हाई पोलराइजिंग पावर, ठीक है। तो इतना लिखना कोई जरूरी नहीं, खाली इतना लिखेंगे कि ये इसलिए कोवेलेंट नेचर शो करता है क्योंकि ये स्मॉल साइज का होता है और हाई चार्ज रखता है, ठीक है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज, इसके कारण ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा जी, अगर मान लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए बेटा, अगर यहाँ पे ये मेटल है, ठीक है, अगर X की अब हम F रख दें, F2 रख दें, तो क्या बनेगा? मेटल फ्लोराइड बनेगा, मेटल फ्लोराइड बन जाएगा। अगर मेटल है और हमने यहाँ Cl2 लिया है, तो क्या बन जाएगा? मेटल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए बेटा हमने ये मेटल है और हमने मान लीजिए यहाँ Cl2 ये क्या रख दिया? Br रख दिया बेटा, Br2 रख दिया, तो क्या बन जाएगा? मेटल ब्रोमाइड बन जाएगा, मेटल ब्रोमाइड बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ठीक है। और अगर हमने मेटल में आयोडीन मिला दिया यहाँ पर, तो मेटल आयोडाइड बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमें क्या X इक्वल टू, हम ऐसे भी इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो खास बात ये है, ये कैसा होगा? MF2 कैसा होगा? ये कोवेलेंट नेचर का होगा और ये के सारे आयनिक नेचर के होंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, ठीक है ना। ये कैसे होंगे बेटा? ये सारे के सारे आयनिक नेचर के होंगे, ये सारे के सारे आयनिक होंगे, और दिस इज कोवेलेंट, ये कोवेलेंट नेचर का होगा। क्लियर समझ में आ रहा है? और एक खास बात ये है, जो MF2 है ना, ये MF2 ये जल में अविलय होता है, ये जल में घुलता नहीं है, जबकि ये सारे के सारे जल में विलय होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है बेटा? जल में अविलय होता है, ये जल में अविलय होता है, ठीक है। और ये सारे के सारे कैसे होते हैं? ये जल में विलय होते हैं, अच्छे से ये
घुल जाते हैं, तो कितनी इम्पोर्टेंट बात है ये। ठीक है, तो इस बात को हम लिख सकते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इतना चीज़ आप नोट कर लीजिए पहले बेटा। ठीक है, कर लिया नोट आप लोगों ने? तो देखो, नोट कर लिया आपने इतना? ठीक है, चलो मैं आपको और चीज़ें भी समझाता हूँ। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा, तो इसके नीचे और देखो, समझो। तो अभी हमने क्या समझा? हमने समझाया, आपको बताया कि जो VX2 है, जो VF2 है, ठीक है, अभी हमने आपको क्या बताया था बेटा? जो VEF2 है ये जल में अविलय होता है। ठीक है, जल में अविलय होता है, अविलय होता है। बाकी शेष अल्काइल हैलाइड, बाकी शेष MX2 जल में घुलनशील होते हैं या विलय होते हैं? विलय होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे हैलाइड लिखे हुए हैं। तो भैया इसमें से जो VX2 होगा, ठीक है, अगर VEF2 की बात करते हैं, जल में अविलय होता है, बाकी तो सब बाकी सब घुल जाते हैं ना, तो ये सारे के सारे जल में विलय होंगे। अब बात करेंगे विलयता किसकी ज़्यादा है? इसकी विलयता ज़्यादा है, ये इसकी विलयता ज़्यादा है। इस चीज़ को जानने के लिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेटा अगर इसमें ऊपर से नीचे आते हैं, तो हमें देखने को मिलता है ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है बेटा? एटॉमिक साइज घटता है। एटॉमिक साइज कैसा होता है? ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है। इतना समझ में आ रहा है बेटा? देखो ध्यान समझेंगे, एटॉमिक साइज बढ़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको ऊपर से लिख देता हूँ, तो थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ ऊपर इस चीज़ को। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है बेटा? एटॉमिक साइज, ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ता है। ऊपर से नीचे आते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता है। और आपको पता है जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, हाइड्रेशन होता है, वो एटॉमिक साइज के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। आपको बताया है, हाइड्रेशन के बारे में आपको पढ़ाया है, अच्छे से आपको याद होगा। जो हाइड्रेशन होता है बेटा, ये हाइड्रेशन होता है 1/2 दी एटॉमिक साइज। 1/2 दी एटॉमिक साइज, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब एटम का साइज ऊपर नीचे आने पे बढ़ रहा है, तब जो हाइड्रेशन होगा वो घटेगा। ठीक है, तो बेटा क्या होगा? जो हाइड्रेशन है, जलयोजन है, ठीक है, हाइड्रेशन घटता है। हाइड्रेशन घटता है। ठीक है, हाइड्रेशन घटता है, तो इसका हाइड्रेशन सबसे कम होगा, उसका हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, हाइड्रेशन घटने का मतलब ये है कि इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो भी घटेगी जब हाइड्रेशन घटेगा। ठीक है बेटा, अर्थात जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, हीट ऑफ हाइड्रेशन घटता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन भी घटता है। ठीक है, और जब हीट ऑफ हाइड्रेशन घटेगा तो उसका जो हाइड्रेटेड आयन का साइज है वो भी घटेगा। ठीक है बेटा, हाइड्रेटेड आयन का साइज घटता है। ठीक है, हाइड्रेटेड आयन का साइज भी घटेगा, सीधी सी बात है। ठीक है बेटा, अब आपको पता है जब हाइड्रेटेड आयन का साइज घटेगा तो जो छोटा आयन होता है, छोटा हाइड्रेटेड आयन होगा, वो तेजी से जल में अभिक्रिया करता है, तेजी से रिएक्शन करता है, तेजी से भागता है इधर उधर को। ठीक है, जब तेजी से मोबिलिटी होगी, तेजी से गतिशीलता होगी, तब उसकी कंडक्टिविटी भी हाई होगी, अर्थात विद्युत का चालन भी तेजी से करेगा। ठीक है, तो बेटा क्या होता है यहाँ पे जो आयन्स होते हैं, ठीक है ना, देखो हाइड्रेटेड आयन का साइज घटता है, जिसके कारण इनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं साइड में। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? आयन की गतिशीलता। ठीक है, हाइड्रेटेड आयन, ठीक है, स्मॉल, ठीक है, ये हाइड्रेट लिखते हैं, हाइड्रेटेड आयन की गतिशीलता बढ़ती है। गतिशीलता बढ़ती है। भाई तेजी से गति करेगा, और जब गतिशीलता बढ़ेगी तो उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, अर्थात विद्युत की चालकता बढ़ती है। ठीक है बेटा, क्या होता है? विद्युत की चालकता बढ़ती है। विद्युत की चालकता बढ़ती है, चालकता भी बढ़ती है। ठीक है, और सुनो, ठीक है बेटा, विलयता भी घटती है
जब हाइड्रेशन आयन का साइज घटेगा, मतलब हाइड्रेशन घटेगा, तो सीधी सी बात है विलयता भी घट जाएगी। हाइड्रेशन का मतलब होता है बेटा जल में मिलना, जल योजन होना। जल योजन घटेगा तो ये भी घटेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा जी, और छोटी सी मैं आपको एक बात समझा दूं। मैं बेटा आपको ये समझाने वाला हूं कि इसके दो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, बड़ी स्पेशल कंपाउंड बताने वाला हूं। जैसे VeCl2 एंड, ठीक है, VeCl2 दो स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। VeCl2 सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है और VeCl2 सॉल्यूशन फॉर्म में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है बेटा? सॉल्यूशन फॉर्म में ही पाया जाता है, विलयन रूप में पाया जाता है। तब इनकी संरचना क्या होगी, ठीक है, कि संरचना क्या होगी, कि संरचना क्या होगी, क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है कि VeCl2 ठोस अवस्था में और VeCl2 लिक्विड स्टेट में है, तब इनकी संरचनाएं किस प्रकार होंगी, इस पे चर्चा करते हैं। इसको मिटा देते हैं आप लोग, ठीक है बेटा। तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ VeCl2 सॉलिड फॉर्म में है, तब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम, ठीक है। तो देखो ऐसा होता है कि जो Ve होता है वो इस प्रकार से होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होती है आपको VeCl की, ये लीनियर स्ट्रक्चर होती है। तो हम ऐसे बना देते हैं Va और Ve, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं Cl 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 Cl। अब होता क्या है, आपको पता होगा कि भैया जो क्लोरीन है, क्लोरीन के बाह्य कोश में ये 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से कहने का मतलब 6 ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 6 होते हैं, 7वां होता है जो बॉन्डिंग में होता है। मतलब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये समझ में आ रहा है ये कहाँ से आ रहे हैं भैया? हाँ देखो ध्यान समझेंगे। अच्छा देखो, जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। उसको हम लिख सकते हैं 2, 8 और 7, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन बाहर कोश में बाहर दिखाने चाहिए हमारे लिए। तो 2, 2, 4, 2, 6 और 1 इलेक्ट्रॉन ये है, ये बॉन्डिंग में भाग लिया हुआ है, तो 7 होगा नहीं होगा? समझ में आ रही है बात? ठीक है। ऐसे ही जो यहाँ पर Ve है, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इसके पास होते हैं 2 और 2। तो बाहर कोश में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है, दोनों बॉन्डिंग में भाग लिए हुए होते हैं। तो इस प्रकार अगर हम क्लोरीन के पास देखें यहाँ पर, तो क्लोरीन के पास देखो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 खुद के हैं इसके। एक साझे का इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो उसके पास हो गए हैं 8, ठीक है। तो उसके पास तो 8 है, खुद सा कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्लोरीन के पास देखें तो बेटा देखो ध्यान समझेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक 7 और एक 8, ये भी खुद सा है, इसका वाला भी इसने ले लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ Be की बात करें तो Be के पास तो 2 ही हैं, 1 और 2, और इसने एक से साझे किए हैं, तो 1, 2, 3, 4 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ही हैं। इसको 4 और चाहिए तब अष्टक कंप्लीट होगा, तब 8 होगा। तो ये क्या काम करता है, ये वाला, ये क्या काम करता है? इसके पास भी बेटा 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये क्या काम करता है, ये इनके पास होती है बेटा बेचारों के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो ये क्या काम करते हैं, ध्यान समझेंगे क्या काम करते हैं। देखो तो जैसे कि अब अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है इसको, ठीक है, तो उसके पास और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही देखो, इस सभी के पास यही सिचुएशन होगी, सभी के पास यही सिचुएशन होगी, सभी के पास यही सिचुएशन होगी, ठीक है। तो क्या है कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दी तो कितने हो गए इसके पास? अब इसके पास 4 तो थे, अभी हो गए 6। ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, ठीक है। ऐसे ये भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी न किसी को देगा। अब क्या होता है देखो, अब 2 इलेक्ट्रॉन देखो बेटा, अब कहीं ना कहीं इसको भी किसी ने दिए ही होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई देता है इसको। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से इसको मिले हैं, ठीक है। तो उसके पास कितने हो गए? 2, 4, 1, 2, 3, 4 तो खुद के हो गए इसके, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिले हैं, 6 हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ये ट्रांसफर करता है तो कितने हो गए? 8 हो गए। तो इसके पास देखो, इसके पास देखो बेटा, देखो इसके पास देखो 1, 2, 3, 4, 4 और 2 ये 6, 2 इसने दिए हैं 6 और 2 ये देता है 8, ठीक है। और ये इसको भी ऐसे कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये होती है इसकी सॉलिड फॉर्म की स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं
क्या बोलते हैं बेटा इस स्ट्रक्चर को? इस स्ट्रक्चर का नाम है पॉलीमेरिक चैन। क्या कहते हैं इसको बेटा हम? पॉलीमेरिक चैन। ठीक है, इधर लिख देता हूं, इसको बोलते हैं हम पॉलीमेरिक चैन। पॉलीमेरिक चैन, पॉलीमेरिक चैन। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों के लिए? बिल्कुल, पॉलीमेरिक चैन कहलाती है ये चीज़। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई अगर मान लीजिए हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्म है तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? VeCl2 ये है बेटा एक्वस फॉर्म में है या सॉल्यूशन फॉर्म में है, तब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो ये क्लोरो ब्रिज फॉर्म होती है। कैसी होती है? क्लोरो ब्रिज। ये होती है बेटा क्लोरो ब्रिज फॉर्म। ठीक है, ये कैसे बनता है इस पर हम ध्यान देते हैं अभी। अगर ये सॉल्यूशन फॉर्म में है तब देखो VeCl ये लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको क्या है, 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। तो देखो सॉल्यूशन में घोलना है इसको पानी में, तो HOH। ठीक है, तो इसके पास बेटा 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ऐसे ही HOH। ठीक है, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो इसके पास कितना होगा? देखो 1 2 3 4 और 2 से लिए हैं कितने हो गए? 6, 2 से लिए हैं 8, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस प्रकार ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कहलाती है आपकी क्लोरो ब्रिज फॉर्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये एनसीईआरटी बुक में दी हुई है और हर साल पेपर में ही आती हैं आपके 11th क्लास में भी, और कंपटीशन में तो काम का है ही है, आपको पता है। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम 1200 सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं, 1200 सेंटीग्रेड ताप पर यह है विघटित हो जाता है, या टूट जाता है, विघटित हो जाता है, या डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनके बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट भी पाए जाते हैं। वो कैसे होते हैं देखते हैं। बड़ा इस लेक्चर को आप बहुत गंभीरता से लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है, तो देखते हैं और प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख के तभी समझ में आएंगी ये चीज़ें। चलो अब हम देखते हैं इसके बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट क्या है। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। देखो देखते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं इनके बाइकार्बोनेट लिक्विड स्टेट में होते हैं या सॉल्यूशन फॉर्म में हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इस बात को, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल के बाइकार्बोनेट हमेशा सॉल्यूशन फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, हमेशा सॉल्यूशन फॉर्म में ही होते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं जरा सॉल्यूशन फॉर्म इसका। देखो बेटा, जो मेटल है, मेटल की दो संयोजकता 2 होती है भाई। अल्कलाइन अर्थ मेटल संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, और इसका हम लिखना चाहते हैं अब बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन और कार्बोनेट, इसको हाइड्रोजन को बोलते हैं बाय, क्या बोलते हैं इसको? वाई, और इसको बोलते हैं कार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। और ये है मेटल। क्या है बेटा? मेटल है। तो मेटल बाइकार्बोनेट। आई बात समझ में? तो बेटा देखो, और ये जो चीज़ होती है संयोजकता होती है ना, वो यहाँ रिप्रेजेंट की जाती है ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया मेटल बाइकार्बोनेट। ओके, अब ये कैसा है बेटा? ये एक्वस फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो एक्वस इसका फॉर्म जो होता है ना, इसको हम थोड़ा सा हीटेड करते हैं अगर ये, तो ये डिकम्पोज हो जाता है, विघटित हो जाता है। विघटित कैसे होता है बेटा? हल्का सा हीटेड करते हैं तो ये टूटता है MCO3, मेटल कार्बोनेट में टूट जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम? मेटल कार्बोनेट प्लस हमें वाटर प्राप्त होता है और CO2 गैस प्राप्त होती है।
ठीक है। अब खास बात यह है कि जो मेटल कार्बोनेट होता है, मेटल कार्बोनेट, जो मेटल कार्बोनेट होता है, मेटल कार्बोनेट MCO3, ये जल में अविलय होता है, जल में घुलता नहीं है। ठीक है बेटा, जल में अविलय होता है, अविलय होता है। कितनी खास बात है बेटा, देखो खास बात क्या है कि भैया ये सोल्यूशन फॉर्म में ही पाया जाता है, जल में घुला हुआ ही पाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन इसका सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये मेटल बाइकार्बोनेट है, ये सोल्यूशन फॉर्म में ही पाया जाता है, लेकिन जबकि इसका मेटल कार्बोनेट जो है ये जल में घुलता तक नहीं है। कितना शैतान है ये, है ना। लेकिन अगर इसके जलीय विलयन में हम CO2 गैस प्रवाहित कर दें तो ये घुल सकता है। ठीक है बेटा, तो जो मेटल कार्बोनेट होता है जल में अविलय होता है, किंतु 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 इसमें किंतु इसके किंतु इसके किंतु जल के साथ किंतु जल के साथ ऐसे, तो किंतु CO2 गैस प्रवाहित करने पर, किंतु CO2 गैस प्रवेश कराने पर या प्रवाहित करने पर ये जल में घुल जाता है, कैसे घुलता है वो देखो बेटा। देखो जैसे कि मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन नहीं, मेटल कार्बोनेट लेना है, मेटल कार्बोनेट। ठीक है, अब इसका जलीय विलयन जल में हम बोलते हैं घुलता ही नहीं है, लेकिन जैसे इसमें CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है, ध्यान समझेंगे, तब क्या होता है, ये बन जाता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है, और ये होता है सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, विलयन फॉर्म में होता है। फिर समझ में आया बेटा। तो इस प्रकार से ये घुलता है। तो इतनी बातें इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपके लिए समझा चुका हूँ। ठीक है, तो वैसे जल में इसको घोलेंगे नहीं घुलता है। अगर आप सोचो कि मेटल कार्बोनेट को हम जल में सीधे घोल दें तो नहीं घुलेगा, लेकिन यहाँ पर आप इसमें थोड़ा सा क्या काम करते हैं, मेटल कार्बोनेट और यहाँ पे जल में हम क्या काम करते हैं, जैसे CO2 मिलाते हैं तुरंत ये घुल जाता है, तुरंत घुलेगा और घुल कर क्या बनाएगा, MHCO3। ठीक है बेटा। अच्छा जी, इनकी जल में विलेयता देख लेते हैं किस प्रकार घुलते हैं। विलेयता का क्रम क्या है, इसको नोट करो, बताते हैं विलेयता का किसका क्रम क्या रहेगा। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये कंपटीशन के लेवल के हिसाब से। VeCO3। ठीक है बेटा, मांगे कार स्कूटर बप्पा होगा राजी इनके। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ऊपर से नीचे आते हैं तो हम देखते हैं भैया जो एटॉमिक साइज होता है बेटा बढ़ता है। एटॉमिक साइज कैसा होता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। इसके जो एटम के ये साइज है, इनका एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण इनका हाइड्रेशन घटता है। ठीक है बेटा, हाइड्रेशन क्या है, हाइड्रेशन घटता है। सिंपल सी बात है, जब हाइड्रेशन घटता है तो इनकी विलेयता भी घटेगी, है ना बेटा। तो इनकी जो विलेयता है, विलेयता घटती है। क्लियर समझ में आया इनका। तो ऊपर से नीचे आने पर इनकी विलेयता घटती है। ये वाला जल्दी विलय हो जाएगा, MgCO3 तेजी से विलय होगा, ये कम विलय होगा, तो मतलब ये स्थायी होगा। तो ऊपर से नीचे आने पर स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है बेटा, तो ऊपर से नीचे आने पर हम इसको पॉइंट को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर विलेयता घटती है और मेटल कार्बोनेट का स्थायित्व बढ़ता है। समझ में आया बेटा।
भैया बात ये है, ये जल्दी विलय हो जाएगा, ये देरी में विलय होगा, मतलब कहने वाला अधिक स्थायी होगा तो देरी में विलय होगा, और जब जल्दी विलय नहीं होगा तो ये जल्दी विघटित भी नहीं होगा। ठीक है, तो विघटन टेम्परेचर देखते हैं कि विघटन टेम्परेचर क्या क्या होता है इनका। ठीक है बेटा, तो इतना नोट करो, विघटन टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर, ठीक है, विघटन ताप देखते हैं बेटा। ये 100 सेंटीग्रेड ताप पर विघटित हो जाता है। ठीक है, ये 540 सेंटीग्रेड ताप पर विघटित होता है, ये 900 सेंटीग्रेड ताप पर विघटित होता है, 1290 और 360 सेंटीग्रेड ताप पर विघटित होता है। तो हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे आने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तभी विघटित हो रहे हैं। ठीक है बेटा, सीधी सी बात है। तो ये विघटन के टेम्परेचर हो गए। और स्टेबिलिटी क्या होती है, ऊपर से नीचे आने पर स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व, स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें और रह गई हैं, जैसे अमोनिया में विलयता रह गई है, एक आध चीज़ बची है, वो कल करा देंगे। और उसके बाद ये जो केमिकल प्रॉपर्टियाँ हैं दी एंड हो जाएंगे बेटा। बहुत काम की चीज़ें। देखो ये चीज़ ऐसी है, 11th में बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं हैं, और कंपटीशन में एस ब्लॉक में से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि सबको पता है कोई पढ़ता नहीं है, तो इसलिए भैया इसी से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। जिसको कोई नहीं पढ़ता है कंपटीशन में, उसी से पूछा जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी कर देंगे, लाइक प्यार तक, फिर से कमेंट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बेटा।